यूपी बीजेपी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मुलाकातों और मीटिंग्स का दौर चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। पर सवाल यही कि इन मुलाकातों का मतलब क्या है? क्या लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए दिल्ली से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? सियासत का क्या कोई नया अध्याय लिखा जाने वाला है? इसी बीच योगी के 2 फैसलों को लेकर भी बड़ी चर्चा है। क्या होने वाला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाबा ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। लखनऊ के पंत नगर में बुलडोजर नहीं जाएगा। इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में भी बुलडोजर नहीं चलेगा। लखनऊ के ही अकबर नगर में बुलडोजर चलाकर जमीन को सपाट कर दिया गया था, लेकिन अब सब बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर आ गया है। कुकरैल नदी के किनारे किनारे रिवर बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी। एनजीटी के ऑर्डर पर अफसरों ने बस्ती में बुलडोजर चलाने का आदेश निकाल दिया था। मकानों पर रेड मार्क बना दिए गए थे, मगर अब सारे निशान मिटाए जाएंगे। जिन अफसरों ने घरों पर लाल निशान लगाए थे, उनको जवाब देना पड़ेगा। खुद योगी ने लिख कर दिया है, यूपी की जनता निश्चिंत रहे, योगी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। सबके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे कहूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो गई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी, मैं योगी जी से मिलना चाहूँगी, उनके हाथ पे प्रणाम करके उनसे शुक्रिया कहना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि वो हमें यूनिसी दे दे कि जिससे आने वाली सरकार हमारा घर ना तोड़ सके। उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा। हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। वेस्टर्न यूपी के मेरठ में तो ऐसा हुआ कि चलता हुआ बुलडोजर रोक दिया गया। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। दुकानदारों ने विरोध किया तो बुलडोजर वापस बुला लिया गया। योगी राज में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार से यूपी के शिक्षकों को भी राहत वाली खबर मिली। डिजिटल अटेंडेंस वाला फैसला स्थगित कर दिया गया है, यानी पुराने तरीके से रजिस्टर में हाजिरी लगाने पर भी सैलरी मिलेगी। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की तो फौरन ऑर्डर निकाल दिया गया। 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से फ्रंट फुट पर रहने को कहा था, मगर अब योगी के विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया है कि योगी खुद बैकफुट पर जा रहे हैं। योगी अपनी ही सरकार के फैसलों को पलट रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए हैं? क्या सीएम योगी अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं? क्या सीएम योगी अपने फैसलों को पलट रहे हैं? हकीकत क्या है, यह हम बताते हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 3000 नेताओं को बुलाया तो जो पता चला उस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेताओं ने योगी को बताया था कि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई है। सरकार के कुछ फैसलों से लोग नाराज हैं। डिजिटल अटेंडेंस से शिक्षक नाराज हैं। बुलडोजर से नुकसान हो रहा है। सरकारी अफसर सुन नहीं रहे और कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी वाली बात हाईलाइट हो गई। असली बात दब गई। वो बात योगी के ही एक मंत्री संजय निषाद ने कैमरे पर बताई। तो संगठन बड़ा होता है और संगठन का हमेशा सम्मान होता रहता है, आगे है। लेकिन कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है
और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। अधिकारी लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कहाँ शासन प्रशासन था। और आज उतने दूर है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को उजाड़ दिया जाएगा तब तो एक माहौल एक तो ऐसे ही खराब है, दूसरा अधिकारी और माहौल खराब कर रहे हैं। योगी के मंत्री के शब्दों पर गौर करेंगे, फिर योगी सरकार के ताजा फैसलों का रिव्यू करेंगे तो स्थिति आईने की तरह साफ हो जाएगी। योगी पहले से खराब माहौल को और खराब नहीं होने देंगे। गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा और बेलगाम अफसरशाही पर लगाम लगाई जाएगी। कुछ अधिकारी जानबूझकर सरकार के खिलाफ माहौल क्रिएट कर रहे थे, उन पर अंकुश लगाने का ऑपरेशन शुरू होगा। यूपी में क्या चल रहा है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर हरियाणा के महेंद्रगढ़ लेकर चलते हैं। ये सरकार पिछड़ों की सरकार है। पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री, 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए राजीव गांधी ने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। अमित शाह की जुबान पर बार बार पिछड़ा पिछड़ा क्यों आता है? पिछड़ा जो बिछुड़ गया वो बीजेपी को कितना नुकसान कर गया? हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी के लिए ठीक वैसा ही आया है जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए आया है। हरियाणा में बीजेपी ने आधी सीटें गंवा दी। यूपी में बाय इलेक्शन का चैलेंज है तो हरियाणा में इसी साल असेंबली इलेक्शन का बड़ा टेस्ट होने वाला है। योगी के सामने और अमित शाह के सामने चैलेंज है कि किसी तरह पिछड़ा को वापस लाया जाए। हरियाणा में बीजेपी ने जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति की। इसी राजनीति के तहत खट्टर को सीएम बनाया गया। 9.25 साल तक खट्टर को कुर्सी पर बिठाने के बाद उनकी जगह पिछड़ा समाज के दूसरे नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। हरियाणा की आबादी में करीब 1/4 यानी 25% जाट हैं। पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 1/3 यानी 33% है। हरियाणा में जाट समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। पिछड़ी जातियों को 2 हिस्सों में बांटकर रिजर्वेशन दिया जाता है। BC A कैटेगरी को 16% आरक्षण और BC B कैटेगरी को 11% रिजर्वेशन। हरियाणा का पिछड़ा वोटर अब तक बीजेपी के साथ एकदम मजबूती से खड़ा था। लोकसभा चुनावों में वो हिल गया। आरक्षण खत्म होने के डर से पिछड़ा वोटर कांग्रेस की ओर मुड़ा तो कांग्रेस ने हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें जीती। अब बीजेपी को यूपी की तरह हरियाणा में भी पिछड़ा वोटर को अपने पाले में लाना है। इसीलिए अहिलवाल रीजन के महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन करके अमित शाह का प्रोग्राम रखा। अभी अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। अमित शाह एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियन हैं। उनको अगर पिछड़ा वोट मांगना होता है तो वो खुलकर मांगते हैं। लेकिन कोई तो वजह है कि अमित शाह जो बात हरियाणा में खुलकर कह देते हैं
वो बात यूपी में नहीं कहते। पिछड़ा वोट का नुकसान तो यूपी में भी हुआ है। लोध और शाक्य वोट छिटकने से बीजेपी एटा की सीट हार गई। पिछड़ी जातियों के वोट नहीं मिले तो बीजेपी खीरी सीट हार गई। सीतापुर में कुर्मी वोटर बीजेपी से छिटक गया तो सीट सपा को चली गई। प्रतापगढ़ में भी कुर्मी वोटर ने बीजेपी को हरवा दिया। घोसी में राजभर वोट एनडीए को पूरा नहीं मिला। धौरहरा में भी पिछड़ी जातियों ने बीजेपी की तरफ से मुंह मोड़ लिया। संत कबीर नगर में निषाद वोट हिल गया। बस्ती में भी पिछड़ा वोट सपा की तरफ गया तो सीट भी चली गई। यूपी में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अमित शाह ने यूपी के बारे में कोई बयान नहीं दिया। लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान जरूर आया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन की वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी की सारी सियासत ही पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है। अखिलेश यादव की यूएसपी पिछड़ा होने की है। बीजेपी में केशव मौर्य की यूएसपी भी सेम टू सेम पिछड़ा होने की है। अग्रेसिव अप्रोच दिखाकर केशव मौर्य खुद को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। केशव मौर्य बार बार दिल्ली भी आ रहे हैं, लेकिन नोट करके रख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को अभी कोई छू भी नहीं पाएगा। बीजेपी में एक बड़ा धड़ा है जो मानता है कि योगी आदित्यनाथ जातीय समीकरण से ऊपर है। संतों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए योगी को भी ठाकुर नेता कहना सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जन्म से भले ही ठाकुर हैं, लेकिन सन्यास की दीक्षा लेने के बाद वो सन्यासी हो गए। योगी 2027 तक मुख्यमंत्री इलेक्ट हुए हैं। 2027 में उनकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। उससे पहले योगी को एक छोटा टेस्ट और देना है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इनसाइडर के मुताबिक 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों में योगी को फ्री हैंड मिलेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन भी योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। उपचुनावों में प्रचार की कमान भी योगी ही संभालेंगे। बीजेपी चुनाव का लॉजिस्टिक्स भी योगी के अनुसार डिप्लॉय करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अगर बीजेपी को उपचुनाव जिता दिया तो योगी बचे रहेंगे। उपचुनावों में बीजेपी की जीत से 2027 में यूपी बचने के सॉलिड संकेत भी मिल जाएंगे। मगर यदि योगी आदित्यनाथ उपचुनाव नहीं जिता पाए तो यूपी में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 10-0 का स्कोर योगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9-1 या 8-2 तक का स्कोर भी चल जाएगा, लेकिन 8-2 से खराब रिजल्ट योगी के लिए खराब होगा। योगी की दिक्कत यह है कि उपचुनाव की ज्यादातर सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल हैं। करहल सीट अखिलेश यादव ने छोड़ी है। ये यादव और शाक्य वोट का गढ़ है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट अवधेश पासी ने छोड़ी है। यहाँ 80,000 यादव वोटर हैं। अलीगढ़ की खैर सीट जाट और जाटव बहुल है। 2022 में इसे बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने जीता था। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट एससी सुरक्षित सीट है। यहाँ 68,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं। 22 में ये सीट सपा ने जीती थी। मुरादाबाद की कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट जाट और गुर्जर बहुल सीट है। यहाँ से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे। कानपुर का सीसा मऊ वही जीतेगा जिसे मुस्लिम वोटर का सपोर्ट मिलेगा। ये सीट सपा के इरफान सोलंकी के अयोग्य होने से खाली हुई है। प्रयागराज की फूलपुर सीट जीतने के लिए कुर्मी वोटर का सपोर्ट चाहिए। मिर्जापुर की मंझवा सीट जीतने के लिए दलित वोटर का फुल सपोर्ट जरूरी है। 10 में से सिर्फ गाजियाबाद सीट ऐसी है जो बीजेपी के लिए आसान दिख रही है। यूपी के उपचुनावों में जीत के लिए पिछड़ा और दलित वोट सबसे अहम है। बीजेपी और योगी के लिए परेशानी यह है कि इन्हीं दो समुदायों में संविधान और आरक्षण पर जबरदस्त कंफ्यूजन फैला हुआ है। मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। मुझे बताओ, बनाएंगे क्या? अरे जोर से उन तक हाथ ऊपर उठाकर बोलो, बनाएंगे। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में पिछड़ा पॉलिटिक्स नई दिशा में मुड़ गई। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई। खून से सनी हुई उनकी लाश दरभंगा के घर में मिली।
दरभंगा के बिरौल में इसी घर में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। ये घर है जहां पर वो अकेले रहते थे और सुबह एक फूल देने वाला बुजुर्ग व्यक्ति जब यहां पर आया, दरवाजे को खटखटाया, बहुत देर तक इंतज़ार किया, दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद कुछ दूसरे जो आसपास के परिचित लोग हैं वो आए, उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला, फ़ोन लगाया गया, फ़ोन भी रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद लोगों को संदेह हुआ और फिर इसी जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसके ऊपर के हिस्से से यहाँ से अंदर एक व्यक्ति झांकने की कोशिश किया और पीछे के हिस्से में एक खिड़की है, वहाँ से देखने की कोशिश की गई। तब ये पता चला कि पीछे का हिस्सा एक जो है दरवाज़ा वो टूटा हुआ था और फिर अंदर लोग दाखिल हुए और अंदर की तस्वीर देखकर लोग चौंक गए, क्योंकि अंदर शव पड़ा हुआ था और काफ़ी क्षत विक्षत शव था मुकेश सहनी के पिता का। मुकेश सहनी केवट, मल्हा और निषाद जातियों को एनडीए से तोड़कर आरजेडी की तरफ लेकर आए थे। उन्होंने अपने पिता की हत्या को मल्लाह समाज के लिए काला दिन बताया है। तो सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी संतावना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए थे, लालू जी भी फ़ोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फ़ोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पर हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। जीतन साहनी की हत्या से नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी ने लालू राबड़ी के राज के लिए जंगल राज का टर्म डेवलप किया था। अब वही आरोप नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं। सीएम साहब तक कोई बात अब नहीं जा पा रही है। भगवान भरोसे है, अपराधी माफिया नेता ही जब सब कुछ में इन्वॉल्व हों और थाना लगभग सारे गोरख धंधों में आप उठा के देख लीजिए तो ये छोटी घटना नहीं है और लगातार पटना और दरभंगा में हत्या हो रही है। आरजेडी, वीआईपी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट की पूरी कोशिश होगी कि इस हत्याकांड के बाद वो पिछड़ी जातियों को नीतीश कुमार के खिलाफ लामबंद कर लें और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में इसका फायदा उठाएं।